Hello student. Hello student. Today started last part of this chapter, Understanding Laws. कानूनों की समझ. इस चैप्टर के बारे में आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. इससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया. हमने पढ़ा इसमें डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि कानून सब पर किस प्रकार से लागू होते हैं. इसके अलावा हमने पढ़ा हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी किस प्रकार से नए कानून बनते हैं. मैंने बताया था पार्लियामेंट का प्रोसेस है, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनते हैं. इसके अलावा हमने डिस्कस किया अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, जो अलोकप्रिय है, जो लोकप्रिय नहीं है लोगों के लिए, लोगों की दृष्टि में, लोगों की नज़र में वो अच्छे नहीं है, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद है. ऐसे कानून के बारे में डिस्कस किया. आज हम ग्लोसरी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी मीनिंग से क्या होती है और ये कहाँ यूज किए जाते हैं. सबसे पहला है क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज का मीन्स क्या है, देखिए इसको हम एक स्लाइड के आधार पर अच्छी तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि उसमें इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है. देखिए नंबर 1 है क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज का मीन्स होता है आलोचना. क्रिटिसाइज का मीन्स है आलोचना. आलोचना यानी किसी की बुराई करना. इसमें क्या कहा, टू फाइंड फॉल्ट विद or disapprove of a person or thing. In the context of this chapter, it refers to citizen finding fault with the functioning of government. देखिए इस चैप्टर के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना ही क्रिटिसाइज है. टू फाइंड फॉल्ट विद और डिसअप्रूव ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति में या चीज में कमी निकालना या उसको मना कर देना, वही क्रिटिसाइज है, वही आलोचना है. इस चैप्टर में इस शब्द का यूज किसके लिए कहा गया है, देखिए इसमें किसके लिए किया गया है. इट रिफर टू सिटीजन फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. देखो इस चैप्टर में क्रिटिसाइज का मीन्स क्या है. वैसे तो क्रिटिसाइज का मीन्स ये है कि किसी की कमी निकालना, वही क्रिटिसाइज है. अब यहाँ हम सरकार के कार्य में कमी निकालेंगे, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करेंगे. किसको, गवर्नमेंट को. तो क्या कहा, इट रिफर टू सिटीजन फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के कार्यों में नागरिकों के द्वारा यानी सिटीजन्स के द्वारा जो आलोचना की जाती है, उसके लिए यहाँ क्रिटिसाइज शब्द का प्रयोग किया गया. जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर की और लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने इसको मानने से मना किया, तो यही क्रिटिसाइज है, यही उसकी आलोचना है. अगला है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब है विकास क्रम, किस प्रकार से विकास हुआ है, क्या प्रोसेस है. Process of development from a simple to a complex from end is often used to discuss the development of a species of plant or animals. देखिए सरल से जटिल तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, सरल से इजी से हार्ड की ओर, क्योंकि सबसे पहले हम इजी सीखते हैं, उसके बाद हार्ड सीखते हैं. तो इजी से हार्ड तक जाने की जो प्रोसेस है, वही एवोल्यूशन है, वही प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का क्रम है. इज ऑफन यूज्ड टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल. जो विकास क्रम का हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो जैसे प्लांट्स के लिए करते हैं, कि प्लांट्स का विकास, एवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वो पौधा होता है, फिर उसके बाद ट्री बनता है, तो वो एक प्रोसेस है. या एनिमल में पहले बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, जैसे छोटे बच्चे में कम इंटेलिजेंसी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है. तो एवोल्यूशन, इसको हम एक
इसकी सबसे जो अच्छी मीनिंग है वो है एवोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हम एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब इस पार्ट में, इस चैप्टर में ये शब्द क्यों आया वो देखिए। इट रिफर टू द इन विच प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप्ड फ्रॉम ए urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। देखिए इस चैप्टर में विकास क्रम का यूज कहाँ किया गया, क्यों किया गया है। इसमें है प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप्ड फ्रॉम एन अर्जेंटली फेल्ट नीड टू ए न्यू लॉ दैट कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री, कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के विचार को किस प्रकार से एक हम अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित कर सकते हैं। न्यू लॉ दे कैन एनफोर्स थ्रू आउट द कंट्री, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लॉ के रूप में किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसलिए महिलाओं को जो वुमेन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए किस प्रकार से कोई कानून बनाया जा सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी पहले सोसाइटी में, फिर स्टेट में, फिर इंडिया में। तो एक एवोल्यूशन की प्रोसेस है, नीचे से ऊपर तक या ईजी से हार्ड की ओर, पहले छोटे स्तर पे फिर बड़े स्तर पे। यही एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगला है सेडिशन। सेडिशन का मीन्स है राजद्रोह। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है सेडिशन। आजकल ये शब्द ज़्यादा प्रिंट मीडिया में भी यूज किया जाता है कि सेडिशन का मीन्स क्या होता है, राजद्रोह। इसमें क्या है कि जैसे आप राजा के प्रति कोई द्रोह करते हो या विरोध करते हो, उसके अगेंस्ट गलत कार्य करते हो, तो ये सेडिशन है। अपने देश के खिलाफ बोलते हो, अगेंस्ट बोलते हो, जिससे देश की जो यूनिटी है वो डिवाइड होने का खतरा हो, तो ये सेडिशन है। देखिए इसमें क्या है, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्ट्रिपिंग अप रेजिस्टेंस और रिवेलियन अगेंस्ट इट। देखिए क्या है कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा हो रहा है, या रिबेलियन यानी विद्रोह किया जा रहा है, तो उसको सेडिशन कहा गया। यानी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना या सरकार को गिराने की कोशिश करना, सरकार को किसी भी प्रकार से उसको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करना उसके खिलाफ। भाई कानून के दायरे में तो, लिमिटेशन में तो कर सकते हैं, लेकिन कानून से आगे जाके नहीं। ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का हम विरोध तो कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट स्पीच तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दूंगा। इस प्रकार से भी नहीं कह सकते। तो ये एक तरीके से सेडिशन है। ये क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। तो सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करना और उसके खिलाफ विद्रोह करना सेडिशन है। इन सच केस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन। देखिए इसमें क्या कहा है, ऐसे स्थिति में, सच केस, ऐसे केसेज में जिसमें उसको लगता है कि किसी ने सरकार को के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। उसके लिए कोई एब्सोल्यूट एविडेंस यानी ठोस सबूत होने जरूरी नहीं है कि नहीं उसके सारे पक्के सबूत होने चाहिए। उसको लगता है सरकार को कि ये सरकार को गिराने या सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है। देखिए अगला क्या है, अंडर द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 द ब्रिटिश हैड ए वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूएंट सेडिशन एंड व्हाट दिस मींट वाज दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 1870 जब ब्रिटिश पीरियड था यहाँ, तो अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा एक
एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है सेडिशन एक्ट 1870। 1870 में बना था, इसलिए ये एक्ट उसी के आधार पे है। तो सेडिशन एक्ट 1870 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है, उसमें अंग्रेजों ने जो सेडिशन है उसकी जो इंटरप्रिटेशन की है, उसकी व्याख्या की है, वो ब्रॉड स्तर पे की है, ब्रॉड लेवल पर की है। वो क्या की है देखिए, इसमें कहा गया है कि that they could arrest and detain any person they wanted under this act, कि वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। किस एक्ट के अंतर्गत? सेडिशन एक्ट। अंग्रेजों को लगता है कि यह अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन करेगा या उसको रेजिस्टेंस कर रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है, तो अंग्रेज सरकार, अंग्रेज गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार कर सकती थी, उसको डिटेन कर सकती थी, उसको बंदी बना सकती थी। और उसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के लिए, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के इच्छा पर कि वो कितने भी दिन तक उसको डिटेन कर सकती है। अगला है, द नेशनलिस्ट कंसिडर द लॉ आर्बिट्ररी बिकॉज पर्सन वर अरेस्टेड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन दैट वर सेल्डम क्लैरिफाइड बिफोर हैंड एज वेल एज बिकॉज दोज अरेस्टेड वर ऑफन केप्ट इन जेल विदाउट ए ट्रायल। देखिए इसमें क्या है कि जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जो लीडर थे उस समय, जैसे गांधी है, नेहरू है, उन्होंने इस कानून को आर्बिट्ररी यानी निरंकुश बताया है। आर्बिट्ररी, निरंकुश बताया है, तानाशाह बताया है, मनमाना बताया है कि अंग्रेज सरकार मनमानी कर रही है, वो अपने एक्ट को जबरदस्ती एनफोर्स करा रही है, लागू करा रही है, अप्लाई कर रही है। क्योंकि पर्सन वर अरेस्टेड फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स, क्योंकि उस समय जो लोग थे जो अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे, वे गिरफ्तार किए जा रहे थे। द पर्सन्स वर अरेस्टेड फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन एज वेल एज बिकॉज दोज अरेस्टेड वर ऑफन केप्ट इन जेल विदाउट ए ट्रायल, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने से पहले कोई कारण नहीं बताया जाता था, उन्हें बिना कोई केस चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था, उनका केस भी नहीं चलता था। आपको याद होगा रोलेक्ट एक्ट इसी प्रकार का कानून था जो 1919 से रिलेटेड है। तो रोलेक्ट एक्ट में इसी प्रकार से उस समय के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट करने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे, उनको अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गिरफ्तार कर लेती थी रोलेक्ट एक्ट के द्वारा, जिसमें उस जो प्रिजनर है, जो बंदी है, जो अरेस्ट हुआ है, उसको किसी भी प्रकार का राइट नहीं था, उसको ट्रायल ही नहीं होता था, कहने का मतलब उस पर केस ही नहीं चलता था और उसको अंदर जेल में डाल दिया जाता था। कोई टाइम पीरियड नहीं था कि कितने दिनों के लिए, जब तक सरकार नहीं चाहे तब तक उसको जेल से बाहर नहीं निकालते थे। अगला है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब है दमनकारी, जो दमन करता है, जो किसी को परेशान करता है। टू कंट्रोल सेवरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। देखिए, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रोसेस है वो रिप्रेसिव है। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, और वो अपना जो नेचुरल है डेवलपमेंट कर रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, और ऑटोमेटिक जो अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है, और उसको अपनी बातों को कहने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या सरकार उस पर उसकी लिबर्टीज को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करे प्रेशर के द्वारा,
तो उसको रिप्रेसिव कहा जाता है, दमन कहा जाता है। उसको दबाने की कोशिश करे, उसको दमन कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, इट रिफर्स टू लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल पर्सन एंड ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू स्पीच एंड असेंबली। इस अध्याय में ये जो रिप्रेसिव शब्द है वो क्यों यूज किया गया, देखिए। इस चैप्टर में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत गलत ढंग से, ब्रूटली, निर्मम तरीके से, प्रेशर के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उन्हें किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं मिलता है। जैसे राइट टू स्पीच नहीं मिलता है, यानी बोलने का अधिकार नहीं मिलता है। राइट टू असेंबली नहीं मिलता है, यानी सभा करने, यानी कहीं इकट्ठा होकर अपनी बातों को कहने का अधिकार नहीं मिलता है। तो इसको रिप्रेसिव कहा गया है, जहाँ कहने का मतलब कोई किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, राइट्स नहीं है। और आपने नाम सुना होगा हिटलर, जर्मनी का जो डिक्टेटर था हिटलर, वो इसी प्रकार का कार्य करता था। रिप्रेसिव यानी दमनकारी लॉज लाता था, रिप्रेसिव लॉज लाता था और वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के सिटीजन्स को किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि ध्यान रखना, रिप्रेसिव जो टर्म है वो इस चैप्टर में, जैसे किसी के राइट्स को अगर वायलेट किया गया है, कंट्रोल किया गया है, तो उसके लिए इस टर्म का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम, क्योंकि ये आज चैप्टर का लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।